हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 12th क्लास के सिलेबस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु, जिसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है, के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक प्रत्येक जितनी भी स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम्स होती हैं उन सब के सिलेबस के लिए निर्धारित है और आपका जो सीबीएसई का सिलेबस है उसके अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोर्ड परीक्षाओं के अंदर यदि अपन राजस्थान बोर्ड की बात करें तो ये जो टॉपिक है इसमें से 2 नंबर का प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, किस तरीके से इसकी बनावट की जाती है, इसकी वर्किंग के पीछे, इसकी कार्य प्रणाली के पीछे सिद्धांत क्या लगाया जाता है और इस उपकरण का उपयोग क्या है, इन सब के बारे में आज अपन टॉपिक वाइज क्रमानुसार चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि एक अमेरिका के प्रोफेसर हुए थे जिनका नाम था C.F. व्हीटस्टोन। C.F. व्हीटस्टोन, यानी अपने को थोड़े थोड़े इनके नाम भी याद रखने हैं। परीक्षा के अंदर इनके नाम पूछे नहीं जाते, लेकिन अपने को इनका एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते थोड़ी बहुत जानकारी अपने को रखनी चाहिए। तो ये C.F. व्हीटस्टोन है। इन्होंने क्या किया कि 4 प्रतिरोध लिए, 4 प्रतिरोध जिनका नाम अपन ने यहाँ पे PQRS दे दिया है। इन्होंने इन चारों प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज जो होता है उसकी चारों भुजाओं की जगह जोड़ दिया गया और एक कंप्लीट चतुर्भुज बना लिया गया। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि इन चारों प्रतिरोधों के साथ में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें और काम में ली। एक बैटरी और ये एक आपका गैल्वेनोमीटर होता है जिसे आप धारामापी कहते हो। लेबोरेटरी के अंदर आप जब जाएंगे तो इस धारामापी के बारे में आप इसका बहुत ज़्यादा उपयोग पढ़ने वाले हैं और अपनी इस 12th क्लास के सिलेबस के अंदर अपन इसकी बनावट, इसकी कार्य प्रणाली, हर एक बात को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग भी है प्रैक्टिकल प्रयोगों के अंदर। ठीक है। धारामापी का आपकी लेबोरेटरी के अंदर अधिकांश जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी है। तो इसके बारे में भी आप लोगों से प्रैक्टिकल वाइवा के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 4 इन्होंने प्रतिरोध लिए हैं, एक धारामापी लिया है और एक बैटरी ली है। उसके बाद में इन्होंने 2 स्विच लिए हैं। स्विच 2 अलग अलग हैं इसलिए इनका नाम K1 और अपन K2 कह देते हैं। चलिए, इसकी रचना के बारे में, बनावट के बारे में थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ लिया है। अपने पास आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है। ठीक है। तो इसकी बनावट के बारे में आप लोगों को इसको लिखना होगा। इसे सेतु क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। इसके उपयोग क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अपन इसका जो उपयोग है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्हीटस्टोन ने ये कहा कि भैया यदि आपके पास 4 में से 3 प्रतिरोधों की वैल्यू आपको पता हो, 3 प्रतिरोध हैं उनकी वैल्यू है वो ओम के अंदर आपको पता हो, और यदि एक कोई प्रतिरोध है, कोई सा भी एक प्रतिरोध है जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, यानी किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने के लिए व्हीटस्टोन ने एक विशेष तरह का उपकरण तैयार किया जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले अपने को इसकी परिभाषा यहाँ पर लिख लेनी चाहिए। तो अभी तक अपन ने जो चर्चा करी है उसी का उपयोग करके अपने को इसकी परिभाषा लिखनी है। क्या कि 4 प्रतिरोधों के उपयोग से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए बनाया गया उपकरण व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। अब अपन जब इस डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं तो इसको देखते हुए अपने को इसकी रचना, इसकी बनावट के बारे में लिखना होगा। पहले आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लें क्योंकि रचना इसकी है वो डायग्राम से लिखनी होगी। आप रचना के आधार पर डायग्राम बनाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चित्र को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ बनावट या फिर रचना, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कि 4 प्रतिरोध हैं आप लोगों के पास। 4 प्रतिरोध, नाम लिख दीजिए इनके P, Q, R तथा S को किसी चतुर्भुज की भुजाओं के संगत यानी भुजाओं के साथ जोड़कर ये चारों जो प्रतिरोध हैं इनको अपन ने एक चतुर्भुज
ए बी सी डी की चारों भुजाओं के संगत जोड़ दिया है। चतुर्भुज की चारों भुजाओं, आप चाहें तो इसके नीचे चतुर्भुज के आगे यहाँ पे इसका नाम लिख सकते हैं। चतुर्भुज का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी सी एंड डी की भुजाओं के संगत जोड़कर। अब आप देखें कि ये जो आप लोगों के पास चतुर्भुज आया है, इसके अंदर कितने डायगोनल हैं, कितने विकर्ण हैं। तो सर एक तो इसका विकर्ण है ए से सी को मिलाने वाला, और एक इसका विकर्ण है बी से डी को मिलाने वाला। तो अपने को क्या करना है कि इसके दोनों विकर्णों को आपस में जोड़ना है। किस तरीके से जोड़ना, देखिए आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो ए से लेकर के सी के ऊपर जाने वाला सर्किट है, ये मैंने बाहर से इसलिए लिखाया है ताकि अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पे नहीं हो। बाकी ये ए और सी इसके विकर्ण को जोड़ने वाला ही परिपथ है। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे कि इस चतुर्भुज के एक विकर्ण के साथ में आप एक बैटरी जोड़ दीजिए, और इसका जो दूसरा विकर्ण है उसके साथ में आप धारा मापी जोड़ दीजिए। दोनों के साथ में आप लोगों को दो स्विच जोड़ने हैं। इनकी चर्चा आप ना भी करें तो भी कोई विशेष बात नहीं है। जोड़कर इसके विकर्णों के साथ सेल एवं धारा मापी जोड़ा जाता है। बस इतने के साथ ही आप लोगों की इस आप लोगों के व्हीटस्टोन सेतु की जो बनावट है, रचना है, वो पूरी हो जाती है। इसकी रचना के बाद में इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसके बारे में सामान्यतः आप लोगों की बोर्ड एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, वो है इस व्हीटस्टोन सेतु की सिद्धांत, किस सिद्धांत के आधार पर ये व्हीटस्टोन सेतु है वो वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ सिद्धांत, ठीक है। चलिए इस सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझेंगे डायग्राम के साथ साथ। डायग्राम को दिखाने के लिए मैं वापस आप लोगों को ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा सा। अब मेरा डायग्राम यहाँ पे बिल्कुल सफिशिएंट दिखाई दे रहा है। पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में अपन लिखेंगे। देखिए अभी की स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में ये जो दोनों स्विच हैं वो खुले पड़े हैं। तो जब स्विच खुले पड़े हैं तो इस बैटरी का आप परिपथ में जुड़ा हुआ नहीं कहेंगे, यानी इस बैटरी की वजह से परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ये जो कुंजी K1 है इसको अपन प्लग इन करते हैं, यानी इसको चालू करते हैं। तो जैसे ही कुंजी K1 आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लगाएंगे, तो इस बैटरी की वजह से परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ कि इस बैटरी की वजह से यहाँ पर जो विद्युत धारा जा रही है वो आप लोगों का I करंट जा रहा है। ये जो I करंट है जब पॉइंट A के ऊपर पहुँचेगा तो इसको दो रास्ते मिलेंगे। तो एक कुछ हिस्सा है इसका जिसको मैं कह देता हूँ कि I1 है, वो आप लोगों का ऊपर की तरफ जा रहा है, और कुछ हिस्सा है वो नीचे की तरफ जा रहा है जिसे मैं I2 कह देता हूँ। बात क्लियर है। और यदि आप यहाँ पे किरचॉफ का संधि नियम अप्लाई करेंगे तो ये जो आने वाला करंट I है और यहाँ से बाहर निकलने वाला करंट I1 I2 है, तो I1 और I2 का जो योग है वो I के बराबर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। ये I1 करंट है वो इस प्रतिरोध से होता हुआ B पॉइंट के ऊपर पहुँचेगा, और इधर ये I2 करंट है वो इस R प्रतिरोध से होता हुआ इस D पॉइंट के ऊपर पहुँचेगा। बात को बहुत ध्यान से समझना, अब इसका सबसे महत्वपूर्ण और टर्निंग पॉइंट आ रहा है। तो जैसे ही ये I1 करंट यहाँ पे पहुँचेगा, अब इसको दो रास्ते मिलते हैं। एक इसका कुछ हिस्सा है वो BC से होके जाएगा, और कुछ हिस्सा है वो आपका BD से होके जाएगा, यानी इस धारामापी के अंदर से होके जाएगा। और धारामापी में जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके अंदर थोड़ा सा विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इसकी जो बीच की सुई है वो एक तरफ विक्षेपित हो जाती है। यानी धारामापी जो होता है वो धारा का मापन नहीं करता है, वो केवल और केवल धारा की उपस्थिति बताता है कि यहाँ पे इस परिपथ की इस शाखा में विद्युत धारा बह रही है या नहीं। आप उसकी वैल्यू नहीं माप सकते कि कितनी एम्पियर का करंट जा रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ से जो I1 का जो हिस्सा है उसका कुछ पार्ट जब इस BD शाखा में से जाएगा तो इस धारामापी के अंदर विक्षेप हो जाएगा। बात क्लियर है। और वो जो हिस्सा है वो यहाँ पे जब D पे पहुँचेगा, इधर से आपका I2 करंट आ रहा है, वो दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे और वो DC शाखा के अंदर बाहर निकल जाएगा। एक संभावना ये हो सकती है। दूसरी संभावना क्या हो सकती है कि सर ये जो I2 करंट है
ये I2 करंट जब D पे पहुंचेगा तो हो सकता है कि जब आप इस स्विच Q2 को जोड़ देंगे तो इसका कुछ हिस्सा है वो इधर चला जाएगा या फिर कुछ हिस्सा है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। दो स्थितियां ये हो सकती हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सी स्थिति होनी संभव है, यानी I1 का करंट है वो नीचे की तरफ आएगा या I2 का करंट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ये कब हो सकता है? देखिए, बी पॉइंट के ऊपर विभव और डी पॉइंट के ऊपर विभव, इन दोनों के ऊपर जो विभव है उसका जो अंतर है वो निर्धारित करता है कि कौन सा करंट किधर जाएगा। आप लोग यहाँ पे जानते हैं, मैं हमेशा एक बात कहता आता हूँ कि बैटरी का जो बड़ा टर्मिनल है वो पॉजिटिव नहीं होता है, वो उच्च विभव को प्रदर्शित करता है, और जो छोटा टर्मिनल है वो निम्न विभव को प्रदर्शित करता है। और विद्युत धारा जो होती है वो हमेशा उच्च विभव के सिरे से चल करके निम्न विभव के सिरे की तरफ जाती है। तो यदि आप लोगों के इन दोनों बी और डी पॉइंट में से यदि बी पॉइंट का विभव ज़्यादा हो गया तो इधर से करंट नीचे की तरफ आ जाएगा, और यदि डी पॉइंट का विभव ज़्यादा हो गया तो I2 का जो करंट है उसका कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि सर, हो सकता है कि बी और डी दोनों के ऊपर विभव की वैल्यू समान हो जाए, यानी कि जब बी पॉइंट के ऊपर और डी पॉइंट के ऊपर जब विभव समान हो जाएगा तो विभव में अंतर जीरो हो जाएगा, और विभव में अंतर जीरो होगा तो यहाँ से आने वाला I1 करंट है वो पूरा का पूरा इस Q से होकर के चला जाएगा, और ये जो I2 करंट इधर से आ रहा है वो पूरा का पूरा S प्रतिरोध से होकर के चला जाएगा। पता कैसे चलेगा कि इसमें से करंट जा रहा है या नहीं? इसके लिए यहाँ पे एक धारा मापी का उपयोग किया गया है। इसके अंदर आने वाला विक्षेप है वो प्रदर्शित करता है कि इसमें धारा बह रही है या नहीं बह रही है। ठीक है, तो जब इस धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आएगा तब अपने को पता चलेगा कि इन दोनों बिंदुओं के ऊपर विभव की वैल्यू समान है, और उसी स्थिति को इस व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था कहते हैं। बात क्लियर है? और वो जो संतुलन अवस्था है उसी का उपयोग करके आप अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इतनी कहानी आप लोगों को समझनी है। तो सिद्धांत के अंदर अपने को एक एक स्टेप को बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम सबसे पहले कुंजी यानी जो स्विच है K1 को आप इंग्लिश में लिखें, अच्छा रहेगा, ऑन करते हैं। ठीक है, चलिए आप पॉइंट्स बना करके लिखेंगे तो और बेहतर रहेगा, पैराग्राफ के रूप में लिखेंगे तो भी चलेगा। जिससे क्या होने वाला है, जैसे आपने कुंजी K1 को ऑन किया, जिससे क्या हुआ भैया, परिपथ में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। क्या होती है? विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। आप चाहें तो मैं इसका पूरा वर्णन यहाँ पे लिख दूं, लेकिन अपने को जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही लिखनी है, बाकी सब तो अपने को अपने दिमाग में समझना है। ठीक है, आगे चल करके क्या होगा कि ये I1 करंट है वो ऊपर की तरफ जाएगा और कुछ हिस्सा है वो I2 नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ, जिसमें से I1 प्रतिरोध, कौन से प्रतिरोध से? P से। I1 है वो आपका प्रतिरोध कहाँ से? P से। एवं I2 कहाँ से जा रहा है? प्रतिरोध Q से बहती है, विद्युत धारा है इसलिए बहती है। ठीक है, बिंदु B व D पर तीन स्थितियां हो सकती हैं। तीन स्थितियां हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं देख लीजिए। तीन स्थितियां क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली स्थिति मैं लिखूंगा कि VB है, यानी B पॉइंट का विभव है वो ज़्यादा होगा तो I1 करंट नीचे की तरफ, इसका I1 का कुछ हिस्सा नीचे की तरफ आएगा। दूसरी स्थिति लिखूंगा कि D पॉइंट का विभव है वो B की अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगा तो I2 का कुछ हिस्सा है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और वो जो जाने वाला करंट है उसको अपन गैल्वेनोमीटर के साथ लिखेंगे तो IG लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? IG लिख सकते हैं।
और तीसरी स्थिति क्या हो जाएगी, इन दोनों के ऊपर विभव की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो 3 स्थितियां यहां पर हो सकती हैं। पहली स्थिति में यहां पे लिखता हूं कि यदि जो VB है दैट इज ग्रेटर देन VD हुआ तो I1 का कुछ भाग G से गुजरता है। G मतलब गैल्वेनोमीटर से गुजरता है। सेकंड पॉइंट लेता हूं मैं कि यदि आपका जो D पॉइंट का विभव है नीचे वाला वो ज़्यादा हो गया तो नीचे वाली धारा ऊपर की तरफ जाएगी, और नीचे वाली धारा की वैल्यू क्या है, I2 का कुछ भाग G से गुजरता है, और ये किधर से जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो पूरी बातें यहाँ पर लिखनी आवश्यक नहीं है, केवल आप अपने दिमाग में समझ करके रहें, बाकी जो एग्जामिनर है वो ऑटो अंडरस्टूड अपने आप समझ जाएगा। और तीसरी स्थिति क्या हो जाएगी कि यदि VB है दैट इज इक्वल्स टू VD हो जाए तो IG की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी, यानी धारा मापी में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसे अपन कहते हैं संतुलन अवस्था, और इसे एक और नाम भी दिया जाता है, इसे कहते हैं अविक्षेप, यानी बिना विक्षेप, अविक्षेप की स्थिति भी इसे कहा जाता है। क्लियर है? तो ये आप लोगों की तीसरी स्थिति हो जाती है। तो यहां पे जो तीसरी स्थिति है वो ही बहुत महत्वपूर्ण है। अब तीसरी स्थिति है, उसी के आधार पर अपन आगे चलेंगे, लेकिन वापस मैं आप लोगों को एक बार दोबारा डायग्राम के ऊपर ले जाता हूं। देखिए, थोड़ा सा समझिए कि एक ही आप लोगों के पास AB शाखा है, इसमें I1 करंट जा रहा है, P इसका प्रतिरोध है, और एक आपके पास AD ब्रांच है जिसका प्रतिरोध R है और इसमें से I2 करंट जा रहा है। तो ये जो प्रतिरोध है इसका एक सिरा, इन दोनों प्रतिरोधों का एक सिरा A पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, यानी यहां का जो विभव है वो दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है। और अविक्षेप की स्थिति या संतुलन की स्थिति में आपने कह दिया कि B बिंदु का और D बिंदु का विभव भी आपस में बराबर है। क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट का विभव है वो इन दोनों प्रतिरोधों के लिए, पहला पॉइंट एक निश्चित विभव पर है, दूसरा पॉइंट भी दूसरे किसी निश्चित विभव पर है। तो इन दोनों बिंदुओं के विभव में अंतर और इन दोनों बिंदुओं के विभव में अंतर बराबर होगा। मेरी बात क्लियर है? यहां पे आपने माना कि करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो A बिंदु और B बिंदु के विभव की यदि आप अपेक्षा करें, तुलना करें, तो A बिंदु का विभव है वो ज़्यादा होगा, तभी तो करंट है वो B की तरफ जा रहा है। तो इन दोनों बिंदुओं के विभव में अंतर यदि मुझे निकालना है तो मैं निकालूंगा VA माइनस VB। क्लियर है? VA माइनस VB। और यदि इस प्रतिरोध के सिरों पर मुझे विभवांतर निकालना है तो यहां पे लिखूंगा मैं VA माइनस VD, और दोनों के विभवांतर क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कौन सी स्थिति में? संतुलन की स्थिति में। अगेन BC और DC के ऊपर जाइए, ये दोनों पॉइंटों के ऊपर संतुलन की स्थिति में विभव समान है, और ये C पॉइंट है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसका विभव समान है। हालांकि इन दोनों के विभव में अंतर है, B बिंदु का विभव है वो C की अपेक्षा ज़्यादा है, तभी तो करंट है वो यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ संतुलन अवस्था के अंदर जैसे आपने स्विच ऑन किया, ये पूरा का पूरा करंट जो I1 है वो इधर चला जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो I2 करंट है वो इधर चला जाएगा। और यहाँ पर संतुलन अवस्था की बात कर रहे हैं, तो संतुलन अवस्था में इस G में से जाने वाला करंट है वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है? तो अब अपने को क्या करना है कि इन दोनों के बीच में विभवांतर, इन दोनों के बीच में विभवांतर बराबर कर देना है, फिर BC और DC का विभवांतर निकाल करके उसको बराबर कर देना है संतुलन अवस्था की स्थिति में। इस बात को समझना है, फील करना है आप लोगों को, यानी आपको ऐसा लगना चाहिए कि रियल में ऐसा हो रहा है, आप इसके साथ सहमति दर्शाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ ऐसी कोई ज़बरदस्ती की जा रही है कि आपको मानना पड़ेगा। नहीं, मानने से फिजिक्स है वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। चलिए, तो मैं यहाँ पे सीधा कह देता हूँ संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था पे आ जाते हैं अपन। संतुलन अवस्था में, तो संतुलन अवस्था में क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे कह दीजिए कि सर VB है
और वी डी है वो बराबर हो जाएगा। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूँ कि वी ए में से वी बी का विभव निकालता हूँ और इधर वी ए में से वी डी का विभव निकालता हूँ और दोनों का विभव का अंतर क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बात आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, इस पहले वाले प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर आएगा, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि इसके सिरों पर विभवांतर होगा वो धारा इनटू प्रतिरोध के गुणनफल के तुल्य होगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। क्लियर है? तो यहां पर विभवांतर अपन I1P लिखेंगे और इसका लिखेंगे I2R। तो यहां पर मैं वापस इनकी वैल्यूज रखता हूं, तो मेरे पास पहली जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी यहां पर I1P और ये हो जाएगा मेरे पास I2R। इसे कह दीजिए आप लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा ले लीजिए, आगे वाले सिरों की बात कर लीजिए इसी प्रकार से। तो क्या करूंगा मैं, बी पॉइंट का विभव है वो सी से ज़्यादा है और इधर मेरे पास डी पॉइंट का विभव है वो सी से ज़्यादा है। चित्र में आप लोग देख चुके हैं, बार बार मैं इसको यहाँ पे वापस डायग्राम के ऊपर नहीं लेके जाऊँगा। इन दोनों का जो अंतर है वो भी बराबर है। अच्छा, संतुलन अवस्था की बात कर रहे हैं तो इधर से करंट कितना जाएगा, ऊपर वाली शाखा में से I1। प्रतिरोध कितना है, Q। बी और सी के बीच में प्रतिरोध कितना है आप अपने चित्र में देखिए, Q है। इधर नीचे से करंट कितना जा रहा है सर, I2 जा रहा है। और प्रतिरोध कितना है यहाँ पर, इसका प्रतिरोध है वो S है। कितना प्रतिरोध है, S प्रतिरोध है। इस इक्वेशन को कह दीजिए आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब सिंपल समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दीजिए। मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड में 2 के लेफ्ट हैंड साइड का भाग लगाऊंगा, I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास यहाँ बचेगा P/Q। दूसरी तरफ I2 से I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, R/S। तो ये जो आपके पास एक फॉर्मूला आया है P/Q इज इक्वल्स टू R/S। अच्छा, ये इन ऊपर वाली तीनों स्थितियों में से कौन सी स्थिति के आधार पे आया है, संतुलन अवस्था की स्थिति में। यानी कि जब बीच वाले धारामापी में से कोई करंट फ्लो नहीं होता है उस समय आप लोगों के पास इन चारों प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो बराबर आता है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि चारों में से किसी 3 प्रतिरोधों की वैल्यू आप लोगों के पास होनी चाहिए और चौथे प्रतिरोध की वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन लोग इस फॉर्मूले के ऊपर पहुंचते हैं। तो यदि बोर्ड एग्जाम के अंदर आप लोगों के पास आता है कि व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन का सिद्धांत या संतुलन का सूत्र प्राप्त कीजिए या P/Q बराबर R/S सिद्ध कीजिए, तो आप लोगों को यहाँ तक चलना होता है। एक एक बात को, एक एक टर्निंग पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ करके चलना है। अब यहाँ पर 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। वो दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो आप लोगों के वाइवा के लिए भी हैं और बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के प्रश्नों के लिए भी हैं। चलिए मैं बात करता हूँ दोनों के नोट की। यानी कि ये जो आप लोगों का व्हीट स्टोन सेतु है, इसकी जो एक्यूरेसी है, जो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की शुद्धता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कब हो सकती है, इसे अपन सुग्राहिता भी कह सकते हैं, एक्यूरेसी कह सकते हैं, मानकता भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो व्हीट स्टोन सेतु है इसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में सबसे ज़्यादा शुद्धता कहाँ पर होगी, इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो इसके लिए आवश्यक शर्त ये है कि ये जो चारों प्रतिरोध यहाँ पे काम में लिए गए हैं वो लगभग एक ही वैल्यू के होने चाहिए, लगभग बराबर परिमाण के होने चाहिए। चारों प्रतिरोध हैं वो एक ही कोटि के होने चाहिए। तो मैं यहां पे लिखता हूं अधिक सुग्राहिता। ये सुग्राहिता शब्द है, इसका मतलब आप समझ चुके हैं। अधिक सुग्राहिता के लिए, अधिक सुग्राहिता के लिए P/Q R तथा S एक ही कोटि कह दीजिए। हिंदी में, इंग्लिश में आप इसे रेंज कह सकते हैं, रेंज के होने चाहिए, एक ही रेंज के होने चाहिए।
ये नोट आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब वर्बली एक प्रश्न वाइवा में पूछा जाता है। प्रश्न ये पूछा जाता है, वापस मैं आप लोगों को एक बार के लिए डायग्राम पे लेके जाता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर मान लीजिए कि ये जो AC ब्रांच है, AC विकर्ण है, जिसके बीच में आपने एक बैटरी जोड़ रखी है, और इसका दूसरा विकर्ण है BD, जिसके बीच में आपने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है। यदि मैं ये गैल्वेनोमीटर तो AC की जगह जोड़ दूं और ये जो बैटरी है वो BD के बीच में जोड़ दूं, तो क्या इसके परिमाण में कोई फर्क आएगा? तो आप लोग कहेंगे कि इसके परिमाण में कोई फर्क नहीं आएगा। यानी कि यदि बैटरी और धारामापी की स्थितियों को बदल दिया जाए तब भी संतुलन अवस्था का फॉर्मूला वही रहना है। क्लियर है? अब यहां पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछा जा सकता है। किस तरीके से पूछा जा सकता है, बहुत ध्यान देना। डायग्राम बना करके पूछा जाता है। जनरली सामान्यतः यहां से एक कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। वो ये पूछा जाता है कि ये जो चारों प्रतिरोध हैं इनमें से 3 की वैल्यू आप लोगों को दे दी जाती है और चौथे की वैल्यू है वो आप लोगों को कैलकुलेट करनी होती है। तो इसके लिए आप लोगों को ये संतुलन अवस्था देखनी है। अब इसमें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक ट्रिक आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। हालांकि मैं लिख करके नहीं बताऊंगा, वर्बली है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप एक चीज हमेशा ध्यान दें कि प्रतिरोध, इस व्हीटस्टोन सेतु के जो चारों प्रतिरोध हैं इनमें से जरूरी नहीं है कि P के बटा में Q और R के बटा में S लिखें। ध्यान देना, जो P बटा Q और R बटा S है, इस फॉर्मूले का आप दूसरा रूप भी बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? चलिए इन दोनों को वज्र गुणा कर दीजिए। तो वज्र गुणा करेंगे तो आप ये कह सकते हैं ना कि सर ये S यहां जा सकता है और ये P यहां आ सकता है। तो इस फॉर्मूले का रूप बदल जाएगा ना, S अपॉन Q बराबर R अपॉन P। और इन दोनों को आप उल्टा भी कर सकते हैं, यानी इसे Q अपॉन P बराबर S अपॉन R भी कह सकते हैं। तो इतनी डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न है वो डायग्राम के द्वारा पूछा जाएगा। तो आप लोगों को डायरेक्ट क्या करना है, ध्यान दें कि यदि इस शाखा का प्रतिरोध आप ऊपर ले रहे हैं और ये वाला प्रतिरोध आप इस P के बटा में ले रहे हैं, यानी आप इसको P बटा R लिख रहे हैं, तो इसको आपको Q बटा S लिखना चाहिए। ध्यान देना, यदि आप P बटा Q लिख रहे हैं तो आपको R बटा S लिखना चाहिए। यदि आप R बटा P लिख रहे हैं तो आप S बटा Q लिख सकते हैं। यदि आप इसे Q बटा P लिख रहे हैं तो आप इसे S बटा R लिख सकते हैं। यानी जिधर वाली साइड आपने ऊपर ली है, बराबर के दूसरी तरफ उधर वाली साइड ही ऊपर लिखनी है। ऐसा नहीं है कि P बटा आप Q लिखें और दूसरी तरफ आप S बटा R लिख दें, ऐसा नहीं करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है। चलिए इसके ऊपर आधारित अपन एक आधा प्रश्न यहां पे देखते हैं। तो यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है। ये 10 ओम का, 30 ओम का R है और ये 9 ओम का प्रतिरोध है, बैटरी लगी हुई है। प्रश्न ये कह रहा है कि अविक्षेप की स्थिति में, यानी संतुलन अवस्था की स्थिति में R का मान ज्ञात कीजिए। तो R का मान जब आप लोगों को ज्ञात करना है तो आप इसको ये कह सकते हैं कि सर ये P मान लेता हूं मैं, इसको Q मान लेता हूं, इसको आपने R कह दिया और इसको अपन S कह सकते हैं। तो फॉर्मूला आप लोगों को रटा हुआ याद नहीं रखना है कि P बटा Q बराबर R बटा S। ध्यान देना। तो इसके सॉल्यूशन में अपने को क्या लिखना है, इसके सॉल्यूशन में अपन जाएंगे और सबसे पहले सूत्र लिखेंगे संतुलन का। अब संतुलन का सूत्र है वो आप लोगों को यहाँ पे दोबारा बना करके समझ करके लिखना है। ऐसा नहीं है कि P बटा Q R बटा S लिख दिया। अगर मैंने मान लीजिए इसको P लिखा होता, इसको Q लिखा होता, इसको R लिखा होता, इसको S लिखा होता, वो आप अपनी मर्जी से इनके संकेतांक है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा, मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि यदि P के बटा में आप ये बात, अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या ये एक चतुर्भुज है, क्या ये एक व्हीटस्टोन सेतु है? ये इसकी दोनों भुजाएं हैं, ये इन दोनों भुजाओं के बीच का विकर्ण है और ये इन दोनों भुजाओं के बीच के विकर्ण की बैटरी लगी हुई है। ये 100% आप लोगों का व्हीटस्टोन सेतु ही है। इसमें कतई आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोग देखेंगे इसके नीचे यदि आप Q की वैल्यू लिख रहे हैं, आप P के नीचे R की वैल्यू भी लिख सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो अपन क्या करते हैं, P के बटा में मैं Q लिख लेता हूं। तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा कि P बटा Q,
यदि मैंने इस वाली ब्रांच को ऊपर लिया है तो ये वाली ब्रांच भी ऊपर ही आएगी। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा आर, और इसको ले लेंगे अपन एस। अब आप वैल्यूज रख दीजिए। तो जब आप वैल्यू रखेंगे तो P की वैल्यू है मेरे पास 10, Q की वैल्यू है मेरे पास 30, बराबर R की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है और S की वैल्यू दे रखी है मुझे 9। अब आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर लें, इन दोनों का वज्र गुणा कर दें। तो वज्र गुणा करेंगे तो आपके पास 10 × 9 हो जाएगा, और ये आपके पास R × 30 हो जाएगा, और ये जो 30 गुणनफल का है वो दूसरी तरफ आते ही बटा में हो जाएगा। और इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास R की जो वैल्यू है, 0 से 0 गया, 9 में 3 का भाग 3 बार जाएगा, तो इसकी वैल्यू है वो आपके पास 3 ओम हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न है वो आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी ज़्यादातर पूछा जाता है। तो व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है, इसका उपयोग है, इसकी जो बनावट है और इसके ऊपर आधारित जो प्रश्न है वो अपन यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में व्हीटस्टोन सेतु से जुड़ा हुआ एक और बड़ा डेरिवेशन अपने सिलेबस में दिया हुआ है कि किरचॉफ के जो वोल्टता नियम है, केवीएल नियम है, उसका उपयोग करके बताइए कि क्या ये जो व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलन अवस्था में अपने फॉर्मूले का पालन करता है या नहीं करता है। यानी किरचॉफ के वोल्टता नियम से दोबारा आपको इसकी संतुलन अवस्था के साथ में इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। तो दोनों को अपन एक साथ नहीं करेंगे, एक साथ करेंगे तो मिक्स हो जाएगा। तो अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। अपन अगले वीडियो के अंदर वापस व्हीटस्टोन सेतु से शुरुआत करेंगे और वहाँ पे अपन डायरेक्ट पढ़ेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में किरचॉफ का नियम है उसका किस तरीके से पालन होता है। और जैसे ही अपना वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में इस व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के ऊपर आधारित कई तरीके के उपकरण बनाए गए हैं जो अपने प्रैक्टिकल परीक्षा के अंदर भी दिए गए हैं, अपने सिलेबस के अंदर हैं। तो एक एक की अपन चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और आपका जो भी फीडबैक है प्लीज़ फीडबैक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।